जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे और एक नई यूट्यूब वीडियो पे। तो आज का टॉपिक हम लोग का पीजी से रिलेटेड रहने वाला है, पोस्ट ग्रेजुएट से रिलेटेड। और आज का टॉपिक है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन में भी क्या, पूर्व औपनिवेशिक मतलब कि प्री कॉलोनियल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन, तो ये है हम लोग का आज का टॉपिक। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा लंबा है। इतिहास लेखन वैसे भी ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत लंबा होता है। इतिहास लेखन में बेसिकली पढ़ना होता है कि इतिहास को कैसे लिखा गया है, इतिहास के लिए साक्ष्य क्या चीज का यूज किया गया है, वो साक्ष्य का एलोबरेट किस प्रकार से किया गया है, और तरह तरह का बात ईयर से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड। इतिहास को गढ़ने के लिए जिस जिस चीज को ध्यान में रखा जाता है वही इतिहास लेखन कहलाता है। तरह तरह का किताब जो लिखा गया है वो किस बेसिस पे लिखा गया है, वो सब का सोर्स क्या है, समाज का दर्पण वो किस तरह से कहला सकता है। तो ये सब मेनली फोकस इतिहास लेखन में किया जाता है। ठीक है। तो हम लोग पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन, आज को ये न्यू सीरीज हम लोग पीजी का स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिनका भी ये टॉपिक मैच कर रहा है सेमेस्टर 1 में या 2 में या जहां पर भी, ज्यादा चांस है कि आप लोग का सेमेस्टर 1 में ही ये वाला टॉपिक आप लोग का मैच करेगा। क्योंकि इतिहास को पढ़ने से पहले इतिहास लेखन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतिहास बाद की कहानी है। पहले इतिहास लेखन समझना पड़ता है, उसके बाद इतिहास समझ में आता है। ठीक है। तो आज मोटा मोटी थोड़ा मोड़ा बताना ये है कि हम लोग किस तरह से आगे चलने वाले हैं। क्योंकि इतिहास लेखन हम लोग बात कर रहे हैं पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन, जो कि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड को कवर करता है। सीधे सीधी बोल सकते हैं हम लोग 19वीं शताब्दी या 18वीं सदी के पहले का इतिहास जो भी है, इतिहास लेखन जो भी है, उन सब को कवर करना है। जैसे कि संस्कृत, वंशानुगत, फारसी इतिहास लेखन और वर्नाकुलर, ये सारा इतिहास लेखन को कवर करना है। तो ये वाला एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आपको एक वीडियो में सारा का सारा कवर हो जाएगा। तो हम लोग ये वाला एक सीरीज चला रहे हैं पीजी का। यहीं पे चलेगा, यूट्यूब पे चलेगा, जो कि फ्री होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें लगभग 5 या 6 वीडियो, 5 या 6 पार्ट में ये वाला सीरीज हम लोग कवर करेंगे, 5 6 पार्ट में। जिसमें कि हम लोग आज को जिसमें कि हम लोग ये देखिए, ये दो 4 पार्ट दिख रहा है। संस्कृत काव्य परंपरा, वंशावली परंपरा, राज दरबार का इतिहास लेखन जो कि मुगल काल का इतिहास लेखन है। और यहीं पे हम लोग फारसी इतिहास लेखन टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, जिसको कि कवर करने में ही सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, फारसी इतिहास लेखन। उसके बाद है पूर्व औपनिवेशिक क्षेत्रीय भाषा इतिहास लेखन, मतलब कि वर्नाकुलर के बारे में बात किया जा रहा है। तो ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्व औपनिवेशिक काल का इतिहास लेखन समझने के लिए। तो बहुत ही आराम वे में, बहुत ही अच्छा वे में आप लोग को मैं समझाने का ट्राई करूंगा कि आप लोग को कहीं कोई दिक्कत ना हो। जो भी दिक्कत मुझको फेस करना पड़ा, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को वो दिक्कत फेस ना करना पड़े। इसके लिए आप लोग को हर वीडियो को देखते रहना पड़ेगा, जो भी वीडियो पब्लिश होगा। क्योंकि अब ये सीरीज लगभग 5 6 वीडियो का ये सीरीज चलने वाला है। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज को आप समझ गए होंगे कि क्या क्या बात हम लोग नेक्स्ट कुछ वीडियो में करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पीजी के लिए तो खासकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और हम लोग सबका एक एक केस स्टडी भी करके हम लोग पढ़ेंगे, केस स्टडी किसी बुक के बारे में, उस टाइप का केस स्टडी भी हम लोग करेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हुए रखिएगा। और हर वीडियो लगभग आधा घंटा, 30 मिनट का हर वीडियो रखेंगे, ज्यादा टाइम भी आप लोग का नहीं कंज्यूम होगा। ठीक है। और बाकी इधर उधर तब आप लोग को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और अगर सोर्स का बात किया जाए कि ये सोर्स कहाँ से लिया गया है, तो ये कोई अकेला एक सोर्स नहीं है, इसके लिए वेरियस इधर उधर हर जगह से इसका बहुत ज्यादा सोर्स का उपयोग किया गया है। ठीक है। तो इसको आप लोग कवर कर सकते हैं। अब हम लोग मुद्दा पे आते हैं। आप लोग अब इत्मीनान से सुनना है कि क्या काम है। तो बहुत दिन बाद आज वीडियो बन रहा है। तो पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन का हम लोग बात करेंगे। तो पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन मेनली हम लोग पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन में मतलब कि मेनली 15 16 17 18 सेंचुरी को फोकस किया जाता है। 15 16 17 18वां सदी को फोकस किया जाता है पूर्व औपनिवेशिक। औपनिवेशिक का मतलब समझ रहे हैं ना। औपनिवेशिक का मतलब हुआ कि ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश अपना औपनिवेशिक ताकत फैलाया, उसके पहले का इतिहास लेखन क्या था। मेनली ये क्वेश्चन है हम लोग का।
ठीक है। तो भारत की इतिहास लेखन परंपरा, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत लंबा है। ऐसा नहीं है कि अचानक स्टार्ट हुआ है। हम लोग का इतिहास लेखन परंपरा ऋग्वैदिक संस्कृति से ही, ऋग्वेद से ही चला आ रहा है। ऋग्वेद से ही हम लोग मान सकते हैं कि इतिहास लेखन का आरंभ हो जाता है। जब बाकी सब राष्ट्र में इतिहास लेखन स्टार्ट भी नहीं हुआ था, तब इंडिया में इतिहास लेखन स्टार्ट हो चुका था। ऋग्वेद के तौर पर हम लोग उसको ले सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ से चलते 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 अभी तक इतिहास लेखन चल ही रहा है। ठीक है। तो धीरे धीरे ये इतिहास लेखन बदलता गया। अब इतिहास लेखन तो समय के साथ बदलता ही है, क्योंकि समाज परिवर्तन होता है, राजनीतिक दशा परिवर्तन होता है, मनुष्य का विचारधारा में परिवर्तन आता है, आइडिया का ट्रांसफर होता है, इधर से उधर आइडिया ट्रांसफर होता है। तो ये सब इतिहास लेखन को इम्पैक्ट करता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जिस तरह का समाज होगा, इतिहास लेखन भी उसी तरह का होगा। क्योंकि एक इतिहासकार क्या होता है? एक समाज का दर्पण होता है इतिहासकार। इतिहासकार और साहित्य दोनों समाज का दर्पण होता है। समाज में जिस तरह का रीति रिवाज, भावना और कुप्रथा या फिर अच्छा प्रथा जो भी चलता है, वो इतिहासकार के इतिहास लेखन में और साहित्यकार का साहित्य में प्रत्यक्ष रूप से झलकता है। ठीक है, इसीलिए वो अपने समाज से विरग नहीं हो सकते हैं। ये बात को ध्यान में रखना। इतिहास लेखन कहीं ना कहीं नकारते हैं। उनका मानना था कि प्राचीन इतिहास का, अच्छा, ये जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री राइटिंग का बात हो रहा है, इसको पाश्चात्य जगत जो है इसको नकारते हैं। एंशियंट हिस्ट्री राइटिंग को बताते हैं कि कोई ज्ञान नहीं था, इतिहास लेखन का कोई समझ नहीं था। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है। मतलब कि इसको स्वीकारनीय बात ये नहीं है कि ज्ञान नहीं था, इतिहास लेखन नहीं कर पाते थे, क्योंकि साहित्य और विज्ञान का समावेश मिलता है। हम लोग के इतिहास लेखन एंशियंट में ही साहित्य और विज्ञान का भी समावेश मिलता है। विज्ञान आप तरह तरह का पौराणिक कथा में विज्ञान का झलक मिलता ही है। सूर्य का दूरी, चंद्रमा का दूरी, कितना समय में पहुंच जाता है। तो ये सब हम लोग विज्ञान का भी झलक मिलता है। इसीलिए इस आधार पे इसको बता देना कि प्राचीन इतिहास लेखन को समझ नहीं था, तो ये बिल्कुल निराधार है। ठीक है। और हम लोग औपनिवेशिक के बाद सिर्फ हम लोग हिस्ट्री राइटिंग को देखें, मतलब कि 18th सेंचुरी के बाद, 17th सेंचुरी के बाद सिर्फ हिस्ट्री राइटिंग को यदि हम लोग कवर करते हैं, तो वो एक अधूरा ज्ञान हम लोग का रह जाएगा। क्योंकि हम लोग का पीछे का पूरा संस्कृति छोड़ दिए, पूरा वंशावली छोड़ दिए, पूरा फारसी इतिहास लेखन छोड़ दिए, अरबी इतिहास लेखन छोड़ दिए, सारा कुछ छोड़ दिए। और सिर्फ अगर फोकस किया जाए वेस्टर्न वर्ल्ड के हिस्ट्री राइटिंग पर, तो वो हम लोग का एक अधूरा ज्ञान प्रस्तुत करेगा। ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको क्वेश्चन का शुरुआत कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन के वे में, आंसर के वे में यदि लिखना है, तो ये आप लोग का एक तरह से भूमिका हो जाएगा, इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है। हालांकि इंट्रोडक्शन में भी दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत लंबा सीरीज चलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5-6 वीडियो लग सकता है। तो आप लोग को पूरा सुनने के बाद भूमिका रेडी करना है अपने तरह से। ठीक है। भारतीय पूर्व औपनिवेशिक इतिहास, अच्छा एक बात और, कि ये इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम में अवेलेबल करा दिया जाएगा। ऑलरेडी अपलोडेड है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वीडियो के बाद जाके टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग जा करके ये वाला पूरा का पूरा 45 पेज, समझ रहे हैं? 45 पेज नहीं है, ये 45 सीट है मतलब। तो इसको आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। अभी आप लोग का फोकस होना चाहिए सुनने के ऊपर। ठीक है। लिखने के ऊपर फोकस नहीं होना चाहिए। हालांकि उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी पेन निकाल करके ही रेडी होंगे। जो जो जरूरी बात, जो जो पॉइंट जो आप लोग को जरूरी लग रहा है, उसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है। भारतीय पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन हमें भारत का एक बड़े कालखंड को समझने का अवसर देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग पूर्व औपनिवेशिक में 18th सेंचुरी का से पहले का पूरा हिस्ट्री राइटिंग को हम लोग कवर करने वाले हैं, जो कि हम लोग वेद से, उपनिषद से स्टार्ट करके पूरा 18th सेंचुरी। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है। इतिहास लेखन और जो लास्ट तक हर वीडियो पे बने हुए हैं, वो तो सैल्यूट है उन लोग को। इतिहास लेखन सभी अपने समाज के ही उपज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर इतिहास लेखन और साहित्यकार अपना समाज का एक आईना होता है। इतिहास में समाज का वर्णन तथ्यों के आधार पर ही किया जाता है, जो सबसे अधिक जरूरी भी है, क्योंकि सभी इतिहास लेखन अपने एक कालखंड से जुड़े होते हैं और उनका विशेषता तथा सीमा अलग अलग होता है। अब देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता रहा था कि इतिहास लेखन एक बहुत लंबा कड़ी है, जिसमें कि बहुत कुछ ध्यान में रखना होता है कि किस आधार पे लिख रहे हैं, हम लोग का बेस क्या है, और समाज का
इससे क्या ठेस पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये सारा बात को इतिहास लेखन में एक इतिहासकार पिरोता है। ठीक है। तो पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन में जो कि सबसे मेन है वो है संस्कृत काव्य परंपरा, वंशावली परंपरा, राज दरबार का इतिहास लेखन जो कि है फारसी इतिहास लेखन, उसके बाद है पूर्व औपनिवेशिक क्षेत्रीय भाषा इतिहास लेखन। तो ये चार चीजों के ऊपर फोकस करने वाले हम लोग। ये दो चीज तो आज ही हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि चूं- चूंकि बात हो रहा है पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन का, इसीलिए हम लोग ये दोनों के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। ठीक है। ज्यादा फोकस का क्या मतलब है? ज्यादा फोकस का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, थोड़ा मोड़ा जो कि जानने वाला बात है उतना तो हम लोग जानेंगे ही, लेकिन हम लोग मेन फोकस करेंगे फारसी इतिहास लेखन, क्योंकि ये पूर्व औपनिवेशिक का हम लोग को जिक्र करना है। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा इतिहास लेखन। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत काव्य परंपरा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग अच्छा से वीडियो स्टार्ट भी नहीं किए हैं। अभी तक हम लोग का चल रहा था भूमिका परिचय चल रहा था, इतिहास लेखन का थोड़ा बाद में बातचीत की हम लोग क्या है नहीं है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं संस्कृत काव्य परंपरा के ऊपर। तो संस्कृत काव्य परंपरा भारत में एक बहुत लंबे समय तक संस्कृत काव्य परंपरा का अस्तित्व में रहता है। हम लोग मान सकते हैं कि ऋग्वैदिक से समझ लीजिए कि ऋग्वैदिक परंपरा, ऋग्वेद, वेद, उपनिषद, वैदिक परंपरा और तरह तरह का अरण्यक से लेकर के कलहन का राज तरंगनी तक, कलहन का राज तरंगनी तक मतलब कि 13वीं सदी तक या फिर 12वीं सदी तक बोल सकते हैं। यहाँ तक इतिहास लेखन हम लोग को पूर्ण रूप से अस्तित्व में देखने को मिलता है। तो संस्कृत काव्य परंपरा का एक बहुत लंबा इतिहास लेखन इतिहास रहा है हम लोग का, भारतीयों का। तो इसको पढ़ना बहुत ही रोचक है। हालांकि हम लोग का मेन टॉपिक है पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन, तो इसीलिए हम लोग इसके ऊपर में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो ये 12वीं सदी तक संस्कृत इतिहास लेखन स्पष्ट रूप से दिखता है। रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, बृहद संहिता, इन सब से लेते हुए कलहन की राज तरंगनी तक इनका एक अलग अलग विशेषता थी। हर समाज का एक अलग अलग विशेषता होता है, क्योंकि ये बहुत लंबा इतिहास है, तो इसीलिए वेद का अलग इतिहास लेखन, उपनिषद का अलग इतिहास लेखन, कोई श्रुति में लिखा गया, कोई साहित्यिक तौर पे लिखा गया, कोई जो है खंड में लिखा गया। तो हर का अलग अलग मतलब कि रूपरेखा है इतिहास लेखन करने का। और ये एक बात और ध्यान देने की बात है कि ये पूर्ण रूप से इतिहास भी नहीं है। अगर हम लोग ऋग्वैदिक की बात करें, अब अगर हम लोग उपनिषद की बात करें, या हम लोग वैदिक टेक्सचर की बात करें, तो ये पूर्ण रूप से इतिहास भी इसको नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। क्योंकि इसको लिखने के लिए श्रुति का भी इस्तेमाल किया गया, फिर इसको लिखने के लिए एक अनुमान का भी इस्तेमाल किया गया, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष क्या बोलते हैं उसको, प्रत्यक्ष साक्षात्कार जो वो है, वो अच्छा से इतिहासकार को पता नहीं चलता है इन सब के, क्योंकि बहुत पुरानी बातें है ना, बहुत सालों साल से लिखा हुआ आ रहा है। तो इसीलिए उस समय थोड़ा मोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन जो मेन फोकस की बात है वो है राज तरंगनी। राज तरंगनी जो कि हम लोग का केस स्टडी के तौर पे राज तरंगनी को कवर करना है। ठीक है। जो कि एक कश्मीर का इतिहास को बहुत लंबा, कश्मीर के इतिहास को ये कवर करता है, बहुत लंबा इतिहास। इसका महत्वपूर्ण काम कलहन की राज तरंगनी के ऊपर है, जो कि कश्मीर का इतिहास को कवर करता है। राज तरंगनी का अर्थ क्या होता है? रिवर ऑफ किंग। रिवर ऑफ किंग, देखिए आप लोग को एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, हालांकि हम लोग का वो टॉपिक अभी नहीं है, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप लोग समझ पाए अच्छा से। एक क्वेश्चन आप लोग से इस तरह भी पूछा जा सकता है कि संस्कृत इतिहास लेखन पर निबंध लिखे। संस्कृत इतिहास लेखन पर निबंध लिखे। तो इस संदर्भ में आपको क्या करना है, इस संदर्भ में पूरा रामायण, महाभारत, उपनिषद और बाकी तरह तरह का जो भी गुप्त काल में जो लिखा गया, फिर मौर्य काल में जो लिखा गया, तरह तरह का संस्कृत में बृहद संहिता हो गया और फिर बाकी सब जो हो गया, तो वो सबको कवर करते हुए आप लोग को राज तरंगनी तक पहुंचना है। वहां पे क्या करना होगा आप लोग को, वहां पे आप लोग को हर एक का एग्जाम्पल देना होगा, हर एक का आप लोग को केस स्टडी को फोकस करके चलना होगा। संस्कृत इतिहास लेखन पे यदि इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाए, दूसरा क्वेश्चन आप लोग के क्या आ सकता है, राज तरंगनी के ऊपर निबंध लिखने के लिए आ सकता है कि राज तरंगनी के इतिहास लेखन को रेखांकित कीजिए या फिर वर्णन कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग को संस्कृत इतिहास लेखन से पूछा जा सकता है और पूछा जाता भी है। ठीक है। तो आप लोग इसको अलग से भी कवर कर सकते हैं।
लेकिन अभी हम लोग राजतरंगिणी के ऊपर सिर्फ कवर कर रहे हैं, बाकी सबके ऊपर अभी कवर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो राजतरंगिणी का क्या मतलब होता है? रिवर ऑफ किंग्स होता है इसका मतलब। ये एक वर्णनात्मक काव्य है। और एक बात, ये उन लोग के लिए भी हेल्पफुल होगा जो कि नेट का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेट में इतिहास लेखन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इतिहास लेखन नेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो नेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, आने वाला 5-6 क्लास। ठीक है, ये एक लंबा इतिहास को कवर करता है। 8,000 संस्कृत छंद श्लोक हैं जो 8 सर्ग में बटे हुए हैं, मतलब कि 8,000 इसमें छंद है। छंद का मतलब श्लोक, आप समझिए कि 8,000 श्लोक है जिसको कि 8 सर्ग में बांटा गया। ये 8 सर्ग का मतलब समझिए 8 पुस्तक टाइप का। 8,000 छंद, 8 पुस्तक राजतरंगिणी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना लंबा इतिहास रहा होगा और कल्हण ने क्या एक भरपूर एकदम उत्कृष्ट भूमिका निभाया है इतिहास लेखन में, संस्कृत इतिहास लेखन में, खास तौर पर राजतरंगिणी में। कल्हण ने इसकी रचना 1448 में प्रारंभ करके 1450 तक खत्म किया। सॉरी, 1150। 1150 में कल्हण का ये राजतरंगिणी बनकर संपन्न होता है। इसमें पूरा का पूरा काल्पनिक समय अनुसार सिलसिलेवार इतिहास संस्कृत भाषा की कृतियों में राजतरंगिणी का एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ माना जा सकता है। एकमात्र ऐतिहासिक ग्रंथ माना जा सकता है, ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि इसमें पूरा डेट वाइज, ईयर वाइज करके, काल्पनिक ही है लेकिन वो ईयर वाइज करके पूरा का हर राजा को वो कवर करते हुए पूरा का पूरा कश्मीर का इतिहास को व्याख्या करने का कोशिश करता है। जिसको कि कश्मीर का इतिहास जानना है वो राजतरंगिणी को पढ़ के अभी भी बहुत सारा का काम है। रजीउद्दीन अकील एक प्रोफेसर, उनका काम है राजतरंगिणी के ऊपर, और भी रोमिला थापड़ का काम है। तो बहुत कुछ, बहुत कोई राजतरंगिणी को पढ़ करके समझ करके उसका इतिहास जानने का कोशिश करते हैं जो कि कश्मीर से रिलेटेड है। भारत में इतिहास लेखन परंपरा के विकास के संदर्भ में प्राचीन एवं पूर्व मध्यकाल के मिलन बिंदु का महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अब देखिए, ये एक ऐसा सदी है, 12वीं सदी, जब प्राचीन सभ्यता खत्म हो रहा था। मतलब कि हम लोग बांटते हैं ना इतिहास को, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, उसके बाद बांटते हैं क्या? आधुनिक इतिहास। तो ये 12वीं सदी प्राचीन का एंडिंग और मध्यकालीन का शुरुआत में ये है। शुरुआत में है मतलब कि दोनों का मिलन बिंदु पर राजतरंगिणी का संकलन किया गया। जबकि देश के विभिन्न भागों में स्थानीय परंपराओं का समावेश लेखकों को विशिष्ट कृतियों में हुआ था। इस सदी में दूसरा जगह पर भी मतलब कि इतिहास लेखन परंपरा आरंभ हो गया था। इसमें कश्मीर, नेपाल, असम और गुजरात के इतिहास लेखन शैलियां विशेष उल्लेखित की जाती है। तो ये वाला हम लोग को बाद में भी पढ़ना है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जब हम लोग वर्नाकुलर क्षेत्रीय भाषा का इतिहास लेखन कवर कर रहे होंगे तो वहां पे इस बारे में चर्चा हम लोग डिटेल से करेंगे। ठीक है, इसलिए ये वाला पोर्शन का टेंशन नहीं लेना है। नारा संसिंह आख्यान इतिहास पुराण का प्रभाव अवश्य अवश्य है, पर समग्र रूप से पुरातन शैली की अपेक्षा इनके नवीन दृष्टिकोण के प्रति संदेह नहीं किया जा सकता। इन नवीन परंपराओं एवं मान्यताओं को सुंदर निर्देशन कस्वीर कल्हण ने अपने राजतरंगिणी में किया है। मतलब कि ये अपने इतिहास लेखन को एक नया ऊंचाई पर लेके जाके रखना चाह रहे थे। संस्कृत में एक उत्कृष्ट नमूना के तौर पर अपना किताब को रखना चाह रहे थे, जो कि इन्होंने किया भी। नया इतिहास लेखन का प्रयोग किया। और कल्हण का एक बहुत फेमस कोटेशन है जो कि बहुत प्रासंगिक भी है। उनका कहना है कि एक सच्चे इतिहासकार को अपने पूर्वाग्रह से मुक्त होकर इतिहास लिखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक इतिहासकार को इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि उसका इतिहास लिखने के बाद समाज पर क्या प्रतिक्रिया होगा, समाज किस प्रकार से उसका इतिहास को पढ़ेगा, किस प्रकार से अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इस टाइप का कुछ भी इतिहासकार को अपने इतिहास लेखन में इस तरह का सभी जो मन में पक्षपात की भावना एक तरह से बोल सकते हैं, ये सब को नहीं रखना चाहिए इतिहासकार को। इतिहासकार को सिर्फ अपने सामने साक्ष्य को रखना चाहिए और साक्ष्य क्या बोल रहा है इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। साक्ष्य क्या बोल रहा है इसके ऊपर फोकस करके उसके बाद इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए खुद से। और ये इंटरप्रिटेशन में समाज का वो बोलते हैं, समाज का प्रभाव नहीं होना चाहिए, समाज का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन खुद का होना चाहिए, जो स्रोत व्याख्या कर रहा है उसी का व्याख्या होना चाहिए। ऐसा कल्हण के द्वारा
बताया गया कि एक इतिहासकार को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निष्पक्ष इतिहास लेखन का कार्य करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अपने आंसर राइटिंग में कहीं पर भी ये इसको आप लोग डाल सकते हैं। चाहे आप पीजी का आंसर राइटिंग कर रहे हो या ग्रेजुएशन का आंसर राइटिंग कर रहे हो, और या फिर आप आगे जाके बीपीएससी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हो, ये सब ये सब कोटेशन आप लोग को चुरा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि यूज किया जा सके। अच्छा सीखने में हर्जा क्या है? हाँ, सीखना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या क्या कवर किए हैं, थोड़ा सा भूमिका कवर किए हैं पूर्व औपनिवेशिक का, उसके बाद संस्कृत के बारे में देखें, उसके बाद राजतरंगिणी का हम लोग भूमिका देखें, ठीक है। तो इतना तक में उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं होगा। अंत में हम राजतरंगिणी के बारे में रोमिला थापड़ के कथन में कह सकते हैं कि रोमिला थापड़ कौन है, बहुत बड़ा हिस्टोरियन रही है रोमिला थापड़, ठीक है। तो इस आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे तो रोमिला थापड़ का नाम आपको बार बार सुनने को मिलेगा, एंशियंट मिडाइवल मॉडर्न, कहीं पर भी रोमिला थापड़ का नाम आप लोग को सुनने को मिल सकता है। तो ये क्या बोलती है, राजतरंगिणी के बारे में इनका क्या कहना है, ये कहती है कश्मीर के 12वीं शताब्दी का इतिहास का संबंध राज्य के प्रसिद्ध इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ है। 12वीं सदी का इतिहास लेखन अ, प्रसिद्ध इतिहास लेखन से जुड़ा हुआ है। कलहन के राजतरंगिणी के कारण उसकी गणना भारत के सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार में की जाती है। यह ग्रंथ उत्पन्न उच्च कोटि का है, जो अपनी अद्वितीय स्पष्टता और परिपक्वता मानसिकता के आधार पर किए गए ऐतिहासिक विश्लेषण को प्रदर्शित करता है। मतलब बेसिकली मतलब ये है कि रोमिला थापर जो है राज तरंगिणी को खूब सराहना करती है। राज तरंगिणी को खूब सराहना करते हुए कहती है कि कश्मीर का इतिहास को जानने के लिए राज तरंगिणी एक प्रामाणिक पुस्तक है, जिसको कि आराम से पढ़ा जा सकता है। इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका ईयर जो है थोड़ा मोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये एक काल्पनिक ईयर है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि काल्पनिक ईयर को बेस बना करके कल्हण ने राज तरंगिणी का फॉर्मेशन किया, तो इसीलिए थोड़ा सा ईयर में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। बाकी रोमिला थापड़ का कहना है कि संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत हिस्ट्री राइटिंग में राज तरंगिणी एक उत्कृष्ट नमूना है, ठीक है। तो ये हम लोग का संस्कृत इतिहास लेखन हम लोग का एंडिंग हो गया, संस्कृत इतिहास लेखन, ठीक है। तो चूंकि हम लोग का फोकस पूर्व औपनिवेशिक इतिहास लेखन पे है, इसीलिए संस्कृत इतिहास लेखन पे ज्यादा फोकस हम लोग नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यदि क्वेश्चन सिर्फ संस्कृत इतिहास लेखन के ऊपर यदि क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इसी को क्या कर सकते हैं कि ऋग्वेदिक, रामायण, महाभारत, उपनिषद सबको आप लोग एलोबरेट करके लिख सकते हैं, जो भी उसके बारे में आप लोग को पता हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि संस्कृत इतिहास लेखन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं वंशावली परंपरा। अगर प्रॉब्लम कहीं भी होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और अपना समर्थन जरूर कीजिएगा लाइक या डिसलाइक करके, जैसा भी आप लोग को वीडियो लगता है। आगे है वंशावली परंपरा। वंशावली परंपरा परिवार राजवंश। वंशावली परंपरा बेसिकली क्या है कि वंशावली परंपरा एक ऐसा इतिहास लेखन हुआ करता था जो कि एक वंश से दूसरा वंश को ट्रांसफर कर दिया जाता था, ठीक है। और ये कुलीन वर्ग, पुरोहित वर्ग, जो बड़े बड़े संपन्न वर्ग, उनके द्वारा ये इतिहास लेखन किया जाता था, ठीक है। वंशावली परंपरा में यही इंपॉर्टेंट है, जैसे रखा जाता था और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जारी किया जाता था। परंतु इस इतिहास में तथ्यों का बदलना एक आम दिक्कत है। तथ्यों का बदलना तो दिक्कत होगा ही। आप एक पीढ़ी से लेकर दूसरा पीढ़ी में यदि कुछ जा रहा है, कुछ नॉलेज का ट्रांसफर यदि हो रहा है, तो बीच में जो ट्रांसफर कर रहा है वो तो अपने हिसाब से भी कुछ ना कुछ ऐड करेगा उसमें, जो उसका मन करेगा। उसके बाद यहाँ पे आके कुछ अलग चीज पहुंचेगा, जैसे कि मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ इसके बारे में, आप सुन लेते हैं उसको आप उसको समझ लेते हैं। लेकिन आप यदि दूसरा को यही चीज को बताइएगा तो सेम टू सेम वही चीज आप लोग नहीं बोलिएगा जो कि मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतिहास चेंज हो जाता है इस टर्म में, कि पीढ़ी टू पीढ़ी अगर ट्रांसफर हो रहा है तो इतिहास का चेंज होना एक लाजमी सी बात है। इसीलिए वंशावली परंपरा, मतलब कि वंशावली इतिहास लेखन को गणना करने के लिए, वंशावली परंपरा को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि केवल एक स्रोत के ऊपर फोकस नहीं किया जाए, या फिर केवल एक ही पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर फोकस नहीं किया जाए। क्योंकि इतिहास तो अलग अलग तरीका से लिखा जाता है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग
एक ही इंसिडेंट को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग वे में उसको लिखते हैं। ये बात तो समझ में आ रहा होगा ना। एक ही इंसिडेंट जैसे कि राम आम खाता है, यही इंसिडेंट को अलग अलग इतिहासकार अलग अलग वे में लिखेंगे। जैसे कि कोई एक लिखेगा कि राम पेड़ से आम तोड़ कर खा रहा है, फिर राम बाजार से आम खरीद के खा रहा है, राम नीचे गिरा हुआ आम को खा रहा है। तो इंसिडेंट तो एक ही है कि राम आम खा रहा है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन का जो उसका तरीका है वो अलग बन जा रहा है। ठीक है, तो वह यही प्रॉब्लम आता है वंशावली परंपरा में भी, और यही प्रॉब्लम आता है बाकी इतिहास लेखन परंपरा में भी, जिसका कि पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं मिलता है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्या बोलने का मतलब है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशाएं बदलती रहती है। अब एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी पे जा रहा है, मतलब कि लगभग 30-40 ईयर का तो गैप आता ही होगा। और मिनिमम मान लेते हैं तो 20 ईयर भी अगर मान लेते हैं एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में गैप आ रहा है, तो 20 वर्ष में सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, समाज की दुर्दशा, महिला की स्थिति, वहां का शिक्षा व्यवस्था, सारा में परिवर्तन आ जाता है, सारा चीज में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, इसीलिए इतिहास को एक छोटे से कालखंड में कैप्चर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वंशावली परंपरा में यही बोला गया है कि ये सब परिवर्तन होते रहता है। इसीलिए इस इतिहास लेखन को लिखने के लिए जरूरी है कि सभी चीज की गणना बहुत बारीकी से किया जाए, बहुत बारीकी से इसका अध्ययन करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे कि वंशावली इतिहास लेखन परंपरा में पश्चिमी भारत में राजस्थान का चारण और भाट हो गया, चारण और भाट राजस्थान का। ठीक है, उसके बाद गुजरात में हो गया आपका जाके बहिवांचा और बरोत, बंगाल में हो गया कुल ग्रंथो, कुमायूं की वंशावली हो गया। तो मतलब ये है कि वंशावली परंपरा में जहां जहां राजा का शासन रहा है, जहां जहां राजतंत्र रहा है, जैसे कि गुजरात में बहुत सारा शासक लोग शासन किए हैं, गुजरात का एक लंबा इतिहास भी रहा है, राजस्थान का भी एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। तो इन सब जगह में वंशावली परंपरा चलता था। अब जहाँ पे वंश लोग राज किया करता था वहीं पे वंशावली परंपरा चलेगा, जाहिर सी बात है। कुमाऊं की वंशावली तो ये सब जगह पे चलता था। तो उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में पाई जाती है। पूरे वंशावली परंपरा जो है उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में देखा जा सकता है, चाहे वो अहोम किंगडम की बात करें, या चाहे दक्षिण में बात करें, या चाहे उत्तर में बात करें, या चाहे पश्चिम में बात करें। सभी जगह पे जहां जहां वंशावली परंपरा रहा है वहां पे वंशावली इतिहास लेखन का बोलबाला रहा है, जिसको कि पढ़ करके आज का इतिहासकार इतिहास लेखन में बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, इस कड़ी में तीर्थ वंशावली, अब देखिए तीर्थ वंशावली भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इन वंशावली के को भारत के विभिन्न तीर्थ केंद्रों में ब्राह्मण पंडा द्वारा दर्ज किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है। हरिद्वार और कुरुक्षेत्र, हरिद्वार कुरुक्षेत्र तथा पुरी वे सबसे ख्यात क्षेत्र हैं जहां हम इस तरह की परंपरा को सुरक्षित कर पाते हैं। इसमें एक और वाराणसी को भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, पुरी, वाराणसी, ये सब क्या है? ये सब है तीर्थ वंशावली की, मतलब तीर्थ जो भी पुरोहित होते हैं। ठीक है, पुरोहित जो कि घर बार छोड़ करके तीर्थ मतलब कि अपना सारा जीवन जो है ईश्वर की भक्ति आराधना में लगा देते हैं। तो वो उनका भी एक से दूसरे जगह पर उनका भी आइडिया का ट्रांसफर होता है। ठीक है, आइडिया बेसिकली आइडिया का ट्रांसफर होता है। तो उनके हिसाब से भी, उनके आइडिया के हिसाब से भी इतिहास लेखन अहम भूमिका रह जाता है, जो कि हम लोग को हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, वाराणसी में और ये पुरी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये है आप लोग का वंशावली परंपरा। जैसे कि हम लोग देखते हैं सबसे पुरानी उपलब्ध ख्यात 17वीं शताब्दी नैन्सी री, ये नाम है। नैन्सी रे ख्यात सारथ सारथ बताम कथाओं और वंशावली का एक संग्रह है, जो राजस्थान के सभी प्रमुख राजपूत वंशों और इनमें कुछ कम महत्वपूर्ण भी शामिल है। मतलब नैन्सी री ख्यात क्या है? ये राजस्थान का एक वंशावली परंपरा का इतिहास लेखन है। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय समाज धार्मिक संस्कृति का अध्ययन इफेक्ट करता है, ये वाला समझने वाली बात है। भारतीय समाज धार्मिक संस्कृति का अध्ययन इफेक्ट करता है, मतलब भारतीय समाज कैसा बदल रहा है, धार्मिक परिवर्तन कैसा आ रहा है, संस्कृति में कैसा परिवर्तन आ रहा है, ये सब कुछ इफेक्ट डालेगा आपका जाके इतिहास लेखन पर, सब कुछ इफेक्ट डालेगा। इसको स्रोत, क्या क्या स्रोत इसमें रहेगा?
प्राचीन लेख, संस्कृत ग्रंथ, इतिहास, दस्तावेज, काव्य, साहित्य, सब कुछ इतिहास लेखन का ये स्रोत रहेगा जब इतिहास लेखन को लिखा जाएगा या गढ़ा जाएगा। ठीक है। पूर्वाग्रह, विशेषता, धार्मिक अनुष्ठान, संस्कृति, समाज, धर्म, आर्थिक, युद्ध, राजनीति, ये सबसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। मेनली इतिहास क्या है? मेनली इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि परिवर्तन कैसे हो रहा है। मेनली हम लोग यही पढ़ते हैं कि परिवर्तन कैसे हो रहा है, उस युग से इस युग में आते आते समाज कैसे बदला, संस्कृति कैसे बदला, राजनीति कैसे बदला, स्त्री कैसे बदला, सब कुछ कैसे बदला, यही इतिहास कहलाता है। और इतिहास लेखन में परिवर्तन को ही दर्शाया जाता है कि उस टाइम में क्या था, इस टाइम में क्या था, मेनली परिवर्तन। ये इतिहास को, अब आप लोग पीजी के स्टूडेंट हो गए, इतिहास को सिर्फ आप लोग कालक्रम में बांध करके नहीं देख सकते हैं कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में ये सब रूलर था। नहीं, इस तरह करके आप लोग नहीं देख सकते हैं। अब आइडिया का ट्रांसफर पे फोकस ज्यादा करना है, मतलब कि किस तरह विचार बदलते हैं। पीजी में फोकस विचार के ऊपर करना पड़ता है, दर्शन के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। आप लोग को हर चीज का ऊपर आप लोग को फोकस करना पड़ेगा जो हिस्ट्री राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे मेन चीज हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री राइटिंग है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाइएगा आपका हिस्ट्री राइटिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, और उसके बाद आप लोग थीसिस लिखिएगा, आगे जाके थीसिस लिखिएगा। पीजी में आप लोग पीजी मतलब पीजी के बाद जो भी आप लोग एमफिल पीएचडी करने का यदि आप लोग सोच रहे हैं, तो आप लोग एक किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप लोग का रिसर्च रहेगा, और वो रिसर्च ईयर के लिए नहीं रहता है, ईयर ईयर से रिलेटेड नहीं रहेगा, वो रिसर्च रहेगा आप लोग को अलग अलग इतिहासकार लोग इस बारे में क्या क्या कहा है, उसके बाद अपना कुछ थीसिस देना होगा। ठीक है, इसीलिए हिस्ट्री राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज को समझने के लिए मुझको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा है। ये आप लोग के सामने जो भी मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है। ठीक है, बस इतना ही बोल सकता हूँ, क्योंकि ये समझने के लिए बहुत ज्यादा सोर्स का यूज किया गया है आप लोग को बेहतर वे में समझाने के लिए। तो हम लोग आज को क्या कवर किए? हम लोग कवर किए पूर्व औपनिवेशिक का एक कवर किए। आप वीडियो को एंड कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया। तो आज आज हम लोग प्री प्री कॉलोनियल का हम लोग भूमिका पे बात किए। भूमिका में बात किए कि किस तरह से हिस्ट्री राइटिंग इम्पोर्टेंस अपना रखता है, और संस्कृत से लेकर किस तरह से पूरा राज दरबार का इतिहास लेखन को हम लोग कवर करेंगे, मतलब कि की है भूमिका। उसके बाद हम लोग चार इंपॉर्टेंट, जो कि एक संस्कृत इतिहास लेखन, एक वंशावली, एक फारसी और एक वर्नाकुलर, मतलब कि भाषाई क्षेत्रीय इतिहास लेखन। तो आज हम लोग ये दो कवर कर चुके हैं, जिसमें कि एक संस्कृत इतिहास लेखन था, एक वंशावली इतिहास लेखन था। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम यदि आप लोग को कहीं कुछ हो रहा है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, हर कमेंट का जवाब दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग टेलीग्राम पे बता सकते हैं कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है, और अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो फिर एंजॉय कीजिए, स्टडी को मजा से कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। और ये जो दो बच गया, जो कि है हम लोग का, एक फारसी इतिहास लेखन है और एक है क्षेत्रीय भाषा इतिहास लेखन वर्नाकुलर। इसको कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग चूंकि प्री कॉलोनियल पढ़ रहे हैं, इसीलिए फारसी इतिहास लेखन को बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग अब नेक्स्ट आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक करना है, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक करना है। एजुकेशन चैनल पे आप लोग कहीं भी जाते हैं, सिर्फ मेरा ही चैनल नहीं, बाकी का भी चैनल पे आप लोग जाते हैं, तो कम से कम एजुकेशनल चैनल को आप लोग फीडबैक जरूर दिया कीजिए। क्योंकि एक टीचर जो कंटेंट बना रहा है, उसके बाद उसको पता चलता है कि वो किस तरह का कंटेंट बना रहा है, क्या चीज उसमें और ऐड करने का जरूरी है। तो ये सब पता चलते रहता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग एजुकेशनल कंटेंट में अपना कमेंट कीजिए, अपना लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। और पसंद आता है तो सब्सक्राइब तो आप लोग करिएगा ही, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेंशन नहीं लेना है आप लोग का सेमेस्टर 1 में। पीजी 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 में आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। पीजी में जितना भी मैं आप लोगों को कवर करा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं आप लोगों को कवर कराने का ट्राई करूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।